हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो देखो, यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। देखो, कोई पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट, ये डेफिनेशन का अकॉर्डिंग क्या है कि इसका कोई पार्ट नहीं होता। पार्ट नहीं मतलब इसका ना तो लेंथ होगी, ना ही ब्रेथ होगी, ना ही हाइट, यानी कि एक डायमेंशन फ्री है ये, ठीक है। डायमेंशन ही नहीं है इसके। सेकंड क्या है, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अच्छा, लाइन जो है उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, केवल लेंथ लेंथ होगी लाइन में। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइन है ना, उसके एंड हमेशा पॉइंट ही होंगे। जैसे ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी, तो यहां पर ये इसके एंड पॉइंट हो गए। एंड जो एंड है ना, ये इनकी पॉइंट ही होते हैं बस। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन। जो एजेस होते हैं सरफेस के, जैसे आपका एक सरफेस है कोई भी, ठीक है। तो एक एज ये हो गया, एक एज ये हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है। जैसे ये 4 एजेस हैं यहाँ पर, तो ये हमेशा लाइन होगी। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन को, ठीक है। सरफेस हैज 2 डायमेंशन। सरफेस में क्या होगा? 2 ही डायमेंशन होंगे, ठीक है। जैसे लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज। यूक्लिड ने कुछ प्रॉपर्टी एज्यूम की, विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, जो कि प्रूव नहीं की गई थी, ठीक है। दीज अजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। और वो क्या थे? एक्चुअल में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। जो भी उसने अजम्पशन किए वो सभी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। ही डिवाइडेड दैम इनटू 2 टाइप्स। उसने 2 तरह से डिवाइड किया। फर्स्ट एक्सियम, सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है। ही यूज द टर्म्स पोस्टुलेट फॉर द अजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। जो पोस्टुलेट वर्ड है, ठीक है, उसने इसका यूज किया किसके लिए? स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। जब भी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो पोस्टुलेट, यानी कि उसने जितने भी पोस्टुलेट दिए अपने ज्योमेट्री पे ही दिए। ऑन द अदर हैंड, एक्सियम्स आर अजम्पशंस विच आर यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। इसके बाद उसने एक्सियम्स बताए। तो एक्सियम्स जो है वो ज्योमेट्री पर नहीं है स्पेसिफिक। जैसे पोस्टुलेट केवल ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है, एक्सियम ऐसा नहीं है। वो उसका क्या है? थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज किया गया है एक्सियम्स का, ठीक है। और एक्सियम्स और पोस्टुलेट ये दोनों क्या है? विदाउट प्रूफ ही इनको हमने क्या किया गया है? मान लिया इनको, ठीक है। कि जो बात उन्होंने एक्सियम्स में कही, जो बात उन्होंने पोस्टुलेट में कही, वो सब ट्रू है बिना किसी प्रूफ किए, ठीक है। सम ऑफ यूक्लिड एक्सियम। अभी हमने एक्सियम्स की बात करी, तो उसमें से कुछ एक्सियम्स हैं। जैसे फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो, थिंग्स विच आर इक्वल, जैसे ए इक्वल है बी के, ठीक है, और सी भी इक्वल है बी के। 2 थिंग्स होगी, ठीक है, इक्वल है किसके? सेम थिंग के, सेम थिंग के इक्वल है, तो वो आपस में भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। इंप्लाइज ए इक्वल्स टू सी, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है, थिंग्स 2 डिफरेंट थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, देन बोथ आर इक्वल, तो वे भी क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। सेकंड एक्सियम्स है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अगर आप इक्वल्स में ऐड करते हैं इक्वल, द होल आर इक्वल। आपके पास अगर ए और बी तो इस तरह से इक्वल है वैल्यू, ठीक है, और इनमें हम इक्वल ऐड कर रहे हैं, ए प्लस सी और बी प्लस सी, दोनों साइड देखो इक्वल ऐड कर दिया हमने, सी, ठीक है। तो होल आर इक्वल, यानी कि इसका मतलब ये पूरा भी इक्वल होगा। ए प्लस सी इक्वल हो जाएगा बी प्लस सी के। थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। जैसे अभी एडिशन की थी, इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन की है। अगर आपके पास इस तरह से 2 इक्वल्स हैं, ठीक है, ए इक्वल है बी के,
और हम इसमें से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया सी, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो भी क्या होगा आपका, इक्वल ही होगा। नेक्स्ट देखो, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनोदर आर इक्वल टू वन अनोदर। तो देखो क्या कह रहा है, थिंग्स विच कॉन्साइड मतलब आपके पास एक लाइन सेगमेंट जैसे ए बी है, दूसरी लाइन सेगमेंट आपके पास सी डी है, ठीक है, और एक थर्ड लाइन सेगमेंट है पी क्यू। अगर ए बी कॉन्साइड है पी क्यू के और सी डी भी कॉन्साइड है पी क्यू के, तो इसका मतलब ए और बी भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो देखो क्या कह रहा है कि होल जो होता है ना वो मतलब पूरा कंप्लीट, वो पार्ट वो ग्रेटर होता है, बड़ा होता है पार्ट से, ठीक है। जैसे एक सर्किल है, इसका अगर हम इस सर्किल का कोई भी एक पार्ट ले लें बेटा, ठीक है, इस तरह से, तो ये पार्ट अलग कर दो, तो ये जो पार्ट है ये हमेशा छोटा होगा होल से, और जो होल मतलब ये पूरा सर्किल कंप्लीट, तो यही तो कह रहा है कि ग्रेटर कंप्लीट जो है ये होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो होल जो होगा वो ग्रेटर होगा उसके पार्ट से, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल वन अनोदर। देखो कोई भी थिंग्स है, जैसे ए डबल है किसके, टू बी के, सी भी डबल है टू बी के, दो अलग अलग यूनिट है, किसी सेम थिंग के डबल हैं वो, तो वो आपस में भी क्या होंगे बेटा, इक्वल, ए इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट देखो, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अभी हम डबल कर रहे थे, अब हम हाफ कर देंगे। जैसे ए हाफ है बी के और सी एक दूसरी यूनिट है वो भी हाफ है बी के। जब थिंग्स विच आर हाफ्स, दो थिंग्स होगी विच आर हाफ्स, आधी हैं किसी सेम थिंग के, तो वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। इसका मतलब इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू सी, ठीक है। अच्छा, जब भी आप यूक्लिड एक्सियम लर्न करें तो इसी सीक्वेंस में लर्न करें, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो सीक्वेंस में ही पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन में हमेशा उसका रैंक बताना किस पोजीशन पे है, जैसे फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ, थर्ड, ठीक है, थर्ड एक्सियम, और उसको लिखना भी है। बाय थर्ड एक्सियम इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, इस तरह से, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस में होना जरूरी है, जब भी लर्न करो तो सीक्वेंस में ही लर्न करना है। नेक्स्ट, यूक्लिड 5 पोस्टुलेट। जैसे उसने देखो यूक्लिड एक्सियम बताई, ऐसे ही पोस्टुलेट बताए, जिनमें से 5 पोस्टुलेट इस तरह से हैं। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जैसे एक सीधी लाइन होती है इस तरह से, ठीक है। तो मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अगर आप कोई भी दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, ठीक है, तो आप उन दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, देखो अभी मैंने बताया था पहले डेफिनेशन में पोस्टुलेट जो है केवल ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है, ठीक है। जितने भी उसने पोस्टुलेट दिए वो सब ज्योमेट्री पर ही दिए, जबकि एक्सियम ऐसा नहीं है, एक्सियम दोनों में है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक मैथ्स में नहीं दिया उसने कि पर्टिकुलर एक टॉपिक पे। तो सेकंड क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन मतलब आपके पास कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे कोई लाइन सेगमेंट, लाइन में से एक पार्ट ले लिया आपका पी क्यू, या यहां से ले लेते हैं इसका पार्ट ए भी ले लिया आपने, ठीक है। कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मतलब उसको दोनों साइड आप बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक, इस तरह से। थर्ड वन क्या है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखो कोई भी सर्किल है आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर से, सेंटर होना चाहिए आपके पास, और कोई भी रेडियस हो,
ठीक है, और आप एक सर्किल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं विद एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। फोर्थ देखो, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अच्छा, जितने भी राइट एंगल है ना वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। आपने एक ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल के द्वारा हम समझ सकते हैं। आपने एक छोटा ट्रायंगल बनाया, इसमें राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया छोटा, एक बड़ा वाला बना दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो आपकी कुछ और कोई भी लेंथ हो सकती है छोटी, ठीक है, यहाँ बड़ी लेंथ ले लिया आपने, तो दोनों ही केस में जो राइट एंगल होगा वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो जितने भी राइट एंगल्स हैं वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो फॉलिंग और गिर रही है किस पर, टू स्ट्रेट लाइन पर, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल एक ही तरफ के साइड, इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अच्छा, तो एक साथ मिलकर अगर उनका सम जो है लेस आता है कितना, टू राइट एंगल्स, मतलब 180 डिग्री से कम, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड। तब वे दोनों जो लाइन है अगर आप उनको आगे बढ़ाएंगे किस साइड, जिस साइड एंगल का सम लेस देन 180 है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, उसको ऐसा समझते हैं। देखो, दो लाइन है, एक लाइन इस तरह से है और एक लाइन इस तरह से। ठीक है, एक ये कोई थर्ड लाइन है, इस पर इस तरह से इंटरसेक्ट करिए दोनों लाइन को। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर आप इंटीरियर एंगलों का सम, देखो एक तो इधर होगा इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इधर है और एक इस साइड है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये ए बी और ये सी डी। ठीक है, तो जिस साइड आपका इंटीरियर एंगल का सम लेस देन होगा टू राइट एंगल, टू राइट एंगल मतलब 2 इंटू 90, मतलब ए प्लस बी लेस देन 180। 180 से अगर कम होगा ये सम, तो उस साइड अगर आप लाइन को बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे जिस साइड एंगलों का सम लेस देन होगा 180 से। ठीक है, ये फिफ्थ पोस्टुलेट है। थ्योरम क्या है, देखो, द स्टेटमेंट दैट वर प्रूव्ड आर कॉल्ड थ्योरम। मतलब देखो, जिसको जो है ना प्रूफ की जरूरत पड़ती है, वो स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत पड़ती है। अब स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट को जान लो बेटा। अ सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स, वो सेंटेंस जिसको जज किया जा सके कि वो सही है या गलत है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट। अगर हम कुछ भी बोलते हैं, अगर वो बात सही है या गलत है तो हम उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि द सन सेट इन द वेस्ट, तो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक ट्रू है ना, ट्रू स्टेटमेंट है। सूरज जो है हमेशा पश्चिम में ही छिपता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बताएंगे कि स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, जिस वो सेंटेंस जो बताया जा सके कि ट्रू है या फॉल्स है। अब आ जाइए थ्योरम पर। देखो, द स्टेटमेंट्स दैट वर प्रूव्ड आर कॉल्ड थ्योरम। मतलब वो स्टेटमेंट जो पहले प्रूव किए जा चुके हैं, मतलब जिनको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, या जिनको प्रूफ की जरूरत पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, थ्योरम कहलाते हैं। जैसे थ्योरम ऑन पैरेलल लाइंस हो गया, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। डिस्टिंक्ट लाइन बोला है, टू डिस्टिंक्ट लाइन, एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट कितने कॉमन होंगे, केवल वन ही होगा। अगर आप देखो इंटरसेक्ट करेंगे लाइनें
तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा मैक्सिमम। ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो बेटा वो कौन साइड लाइन हो जाती है, वो डिस्टिंक्ट लाइन नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग लाइन। ठीक है, तो पहली बोल दिया है डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो ध्यान रखना, एक्सियम और पोस्टुलेट वो विदाउट प्रूफ होते हैं, उनको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन थ्योरम को प्रूफ की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। अच्छा, हमने फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़ा था, इफ द स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। ये फिफ्थ पोस्टुलेट है। ठीक है, कि अगर दो लाइंस इस तरह से हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें तो इंटीरियर एंगलों का सम जिस साइड 180 से कम होगा उस साइड अगर लाइनों को बढ़ाया जाए तो वो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब इक्वलेंट वर्जन देखो, इसके बहुत सारे वर्जन आए हैं, उन्होंने वर्जन दिए हैं इसके बारे में, मतलब कि और क्या क्या हो सकता है उसी से रिलेटेड। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, जो इसका इक्विवेलेंट वर्जन है पोस्टुलेट का वो क्या है, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइन ऑन एल। देखो, एक लाइन एल है और एक पॉइंट पी है आपका, जो कि इस लाइन पर नहीं है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, तो यहां पर एक यूनिक लाइन होगी एम पासिंग थ्रो पी एंड पैरेलल टू एल। ठीक है, तो यहां से वो पास होगी इस पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी से पास होगी, जो कि पैरेलल होगी एल के। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वर्जन है फिफ्थ पोस्टुलेट का। ठीक है, क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखो जैसे अगर ए प्लस बी का सम 180 के इक्वल आ जाएगा तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी फिर आपस में। तो उसी बात को कह रहे हैं कि एक पॉइंट है पी जो कि एल लाइन पर नहीं है, अगर इस पॉइंट से केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो पास होगी और पैरेलल होगी इस एल के। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following statement are true and which are false, give reason for your answer। देखो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन से उसमें ट्रू है और कौन से फॉल्स हैं, साथ में आपको रीजन भी बताना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रो अ सिंगल पॉइंट, कि केवल एक ही लाइन पास हो सकती है किसके द्वारा, एक पॉइंट के द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना है पहले तो ये फॉल्स है या ट्रू है। तो देखो ये तो फॉल्स है फर्स्ट स्टेटमेंट। फॉल्स क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास कोई एक सिंगल पॉइंट है, इससे कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट। ठीक है, सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, और जबकि स्टेटमेंट में दिया गया कि ओनली वन लाइन, तो वो फॉल्स है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर रीजन, there can be infinite number of line that can be drawn through a single point। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं या पास हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो इस बार पहले तो आपको फर्स्ट एक सिंगल पॉइंट दिया था फर्स्ट में, इस बार आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, और स्टेटमेंट क्या है कि दो पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। ठीक है, और पॉइंट क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट है। तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, देखो अगर आप यहां पर दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए लाइन, तो दोनों पॉइंट से केवल
एक ही लाइन पास हो सकती है, 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, तो यहां रीजन लिखेंगे हम क्या, थ्रो टू डिस्टिंग मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंग पॉइंट देयर कैन बी ओनली वन line that can be drawn। ठीक है, तो के 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। तो थर्ड क्या कहता है कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, यानी कि कोई भी हम लाइन में से पार्ट लिया गया है, उसको दोनों साइड हम बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है आपका, स्टेटमेंट क्या है ये, ट्रू। तो रीजन क्या है, देखो अगर ये आपके पास कोई टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसका टर्मिनेटेड पार्ट ले लेते हैं ए बी। ठीक है, तो हम इसको इनडेफिनेटली यानी कि इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इसलिए ये क्या है आपका, ट्रू। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे रीजन में, ए लाइन दैट इज टर्मिनेटेड कैन बी indefinitely produce on both side। ठीक है, दोनों साइड बढ़ा देंगे। ठीक है, और ये इंडेफिनिटली प्रोड्यूस मतलब आप बढ़ाए चले जाओ उसको कहीं इनफाइनाइट तक। ठीक है, फॉर द इफ टू सर्किल्स आर इक्वल, अगर दो सर्किल आपके पास दोनों इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो देखो वर्ड जो यूज किया गया है रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, रेडियस हमने सुना है, तो रेडियस का प्लूरल जो होता है उसको हम रेडियाई बोलते हैं, यानी कि एक रेडियस से ज्यादा है, 2 3 4। ठीक है, अगर रेडियस की बात करें तो हम उसको बोलेंगे रेडियाई। ठीक है, तो जैसे आप इंग्लिश में पढ़ा है सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स, तो ये रेडियस का प्लूरल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि टू सर्किल्स आर इक्वल, दो सर्किल इक्वल होंगे अगर उनकी रेडियाई इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब इसका रीजन दे देते हैं, रीजन क्या है, द रेडियाई ऑफ two circles are equal when the two circles are equal। टू सर्किल्स आर इक्वल्स, जैसे आपके पास देखो एक सर्किल ये है और इसकी रेडियस आर है, और दूसरा सर्किल क्या है, एक ये सर्किल है, ठीक है, ओ डैश ओ, और इसकी रेडियस भी क्या है, आर है। अगर दोनों की रेडियस आर है ना, तो दोनों सर्किल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों इक्वल होंगे, द जो इनका सर्कमफ्रेंस है, देखो ये सर्कमफ्रेंस होता है, ये सर्कमफ्रेंस, ये कौन साइड हो जाएंगे, दोनों की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएंगे, कौन साइड, सर्कमफ्रेंस और सेंटर। तो हम लिख देंगे द सर्कमफ्रेंस एंड द सेंटर, ये सेंटर, दोनों के सेंटर, दोनों के सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ बोथ द सर्किल कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब
अगर आप इस सर्किल को इस सर्किल के ऊपर रखेंगे तो इसको ओवरलैप कर लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा, मतलब ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी और ये सेंटर इस सेंटर के ऊपर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब जब कॉन्साइड हो जाएंगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, फिर वो इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, इन फिगर 5.9 देखो ये फिगर दी गई है, यहां पर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, देन ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो ये जो ए बी है ना ये इसके इक्वल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्या बोलेंगे इसको, ट्रू। ठीक है, रीजन क्या रहेगा, हमने यूक्लिड एक्सियम पढ़ी थी, फर्स्ट एक्सियम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फर्स्ट एक्सियम। देखो मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन में कि आपको यूक्लिड एक्सियम और पोस्टुलेट उसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं जिसमें वो दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर में आप वही मेंशन करेंगे सीक्वेंस का। तो जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट एक्सियम है तो फर्स्ट ही लिखा है, तो फर्स्ट एक्सियम और साथ में वो स्टेटमेंट भी देना है। कौन सी एक्सियम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अगर दो थिंग्स हैं जो सेम थिंग के इक्वल है तो वे आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया गया है कि भाई आपको ए बी लाइन सेगमेंट पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के। ठीक है, तो आप अगर इसको इस तरह से लिखें, ये वाला जो है पॉइंट एक्स वाई इक्वल्स टू पी क्यू, तो देखो थिंग्स, एक थिंग्स ये होगी, एक ये थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सेम थिंग के इक्वल है। ठीक है, टू डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि सेम थिंग के इक्वल हैं, तो इसका मतलब थिंग्स इक्वल टू वन अनदर, तो वे दोनों आपस में क्या होंगी, इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, वे भी आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। आपको डेफिनेशन देनी है जो नीचे टर्म्स दी गई हैं। सेकंड क्या पूछा है, देयर अदर टर्म्स, क्या यहां पर कुछ और अलग टर्म्स हैं जिनको जरूरत है डिफाइन करने की, मतलब इन डेफिनेशन को देने से पहले उन टर्म्स को डिफाइन करने की जरूरत है। व्हाट आर दे, और वो क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो पहले आपको डेफिनेशन देनी है किसकी, पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस क्या है, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दो लाइन जो होंगी ना, एक लाइन ये होगी एल और एक लाइन ये होगी एम। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होंगी टू ईच अदर इफ दे नेवर मीट। नेवर मीट का मतलब क्या है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। अगर आप इसको इनफाइनाइट तक दोनों साइड बढ़ाएं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल रियल लाइफ में क्या होगा, रेल्स होगी, है ना, ट्रेन की जो रेल्स होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, विद ईच अदर, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी किसकी, पैरेलल लाइंस की। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या बताना है कि आर दीज अदर टर्म्स, क्या यहां पर कुछ और टर्म्स हैं जिनको डिफाइन पहले करना चाहिए इस डेफिनेशन को देने से पहले।
देखो हम जब बात कर रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री की, तो ये उस समय था जब ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं थी किसी को, ठीक है, मैथ्स की नॉलेज नहीं थी। तो एशियन टाइम की है ये, जो आपका यूक्लिड ज्योमेट्री है वो एशियन टाइम की है। तो उस समय ये बातें जो है बड़ी अजीब लगती थी, अलग लगती थी, ठीक है। तो इसी वजह से ये वर्ड्स डिफाइन करना जरूरी है। जैसे देखो पैरेलल लाइंस हैं, टू पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन दी हमने, ठीक है, लेकिन उसमें एक वर्ड आ गया जैसे लाइंस। तो आपको लाइंस जो ये वर्ड आया है इसको डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है, लाइंस क्या होती हैं। दूसरा इंटरसेक्ट, ये वर्ड आ गया इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये वर्ड, दो वर्ड आ गए आपके यहां पर, लाइंस और इंटरसेक्ट। तो हमें पहले डेफिनेशन से पहले इन दोनों को डिफाइन करने की जरूरत है। अब लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट दैट हैज ओनली लेंथ, या फिर कह सकते हैं ब्रेथलेस, लाइन इज ए ब्रेथलेस, ठीक है। तो हम लाइन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसको डिफाइन करेंगे, अ ब्रेथलेस line is a breathless, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, तो वो टर्म्स क्या हैं जिनको पहले डेफिनेशन से पहले डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो बात कर रहे हैं हम एशियन टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय मैथ्स की नॉलेज नहीं थी किसी को, और इन जो लैंग्वेज जो वर्ड यूज किए हैं इन वर्ड्स का भी बारे में नहीं पता था। तो इसलिए पहले इन वर्ड्स को डिफाइन करना जरूरी है कोई भी डेफिनेशन देने से पहले। जैसे पहले लाइंस की हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो उसमें लाइंस को हमें पहले बताना पड़ेगा कि लाइंस है क्या, और इंटरसेक्ट को बताना पड़ेगा इंटरसेक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो एक लाइन सेगमेंट, टू लाइंस है, एक लाइन ये होगी, ठीक है, और एक दूसरी लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है पहली लाइन को, किस पर, 90 डिग्री पर, तो हम उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ये क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसमें भी आपको पहले क्या डिफाइन करने की जरूरत है, देखो लाइंस, एक तो वर्ड ये हो गया, इस वर्ड को डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा क्या है आपको, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम बताए हैं, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल, ये वर्ड, एक वर्ड ये होगा राइट एंगल, और एक वर्ड इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये तीन वर्ड हमें पहले डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है, कब, इस डेफिनेशन को बताने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखो लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट है लाइन का। मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है जैसे ये, तो इसका हम यहां से एक पार्ट ले लेते हैं ए बी, ठीक है, कोई पार्ट आपने कट कर लिया 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का, तो अ पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट, जिसके टू एंड पॉइंट होंगे, इसको अलग आपने कट करके यहां बना दिया, ड्रॉ कर दिया ए बी, तो इसके दो एंड पॉइंट हैं, एक तो ए हो गया एक बी हो गया, ठीक है। और साथ में क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब जिनके बीच की बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, जिसको मेजर किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपने लाइन तो ले, लाइन सेगमेंट तो ली, लेकिन वो क्या है, मेजर ना की जा सके, बहुत एक तरह से इनफाइनाइट की तरफ ही वो ट्रेंड्स कर रही है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है, पार्ट ऑफ ए लाइन। तो देखो इसमें हमें क्या डिफाइन करने की जरूरत है, एक तो वर्ड पार्ट, पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा ये डेफिनेशन देने से पहले, ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट, ये जो वर्ड है पॉइंट, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो रेडियस ऑफ ए सर्किल। अब रेडियस ऑफ ए सर्किल की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। ये आपके पास कोई सर्किल है, ठीक है, तो रेडियस का है, डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, ये सर्कमफ्रेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्किल, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर भी हमें एक वर्ड क्या डिफाइन करने की जरूरत है, एक तो सेंटर हो गया आपका, सेंटर को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और पॉइंट को जब डिफाइन करते हैं, पॉइंट का मतलब क्या है कि विच हैज नो पार्ट, विच हैज नो
पार्ट, ठीक है, विच हैज नो पार्ट। नेक्स्ट देखो स्क्वायर, अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल in which all the four sides are said to be equal and each of its internal angle is right angle is called square। स्क्वायर क्या होता है, देखो क्वाड्रिलेटर हम जानते हैं, फोर साइड फिगर जो होती है, ये रेगुलर क्वाड्रिलेटर होता है। वो रेगुलर मतलब जिसमें साइड्स इक्वल हो, एंगल इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटर। इन विच ऑल द फोर साइड्स, जिसकी फोर साइड्स आर सेड टू बी इक्वल, चारों साइड्स इक्वल हो, ईच ऑफ इट्स इंटरनल एंगल राइट एंगल होने चाहिए, जितने भी इंटरनल एंगल है वो राइट एंगल हो, इज कॉल्ड स्क्वायर। क्या तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखो हमें पहले इस डेफिनेशन से पहले क्या डिफाइन करने की जरूरत है, एक वर्ड क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है। तो और दूसरा एंगल, हमें एंगल कौन सा, राइट एंगल, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हमें डेफिनेशन को देने से पहले डिफाइन करने की जरूरत है। क्लियर हो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्या कहता है कि कंसीडर टू पोस्टुलेट, ठीक है, दो पोस्टुलेट कंसीडर करने। पोस्टुलेट हम पढ़ चुके हैं। तो गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए अलग अलग, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, यहां पर एक तीसरा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि बीच में होगा ए और बी के। पहला पोस्टुलेट तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट, अब कितने पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होंगे दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो ये तो दो पोस्टुलेट दिए गए हैं। अब नीचे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या ये पोस्टुलेट कोई एनी मतलब कोई भी अनडिफाइंड टर्म कंटेन करते हैं, ठीक है। तो यस, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर जैसे हमने बोला अनडिफाइंड टर्म इसमें दी गई है, पैरेलल लाइंस का भी मैंने बताया, परपेंडिकुलर लाइंस में बताया आपके अनडिफाइंड टर्म, जिनको डेफिनेशन देने से पहले उनको डिफाइन करना जरूरी है, ऐसे यहां पर भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो देखो एक ये हो गया इनडिफाइन, इन बिटवीन ए और बी, जैसे इस वाले पोस्टुलेट में आपको क्या बताना पड़ेगा, इन बिटवीन ए एंड बी, मतलब कोई पॉइंट सी है जो कि बीच में है ए और बी के, ठीक है। नेक्स्ट पूछा, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। यस, दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों है, देखो कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जो अगर ये बताए तो हम बोलेंगे यस वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट फॉलो करते हैं, ये यूक्लिड पोस्टुलेट फॉलो नहीं करते, ये क्या फॉलो करते हैं, एक्सियम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यस क्वेश्चन नंबर 3, yes, these postulate contain undefined terms, ठीक है। जैसे इन बिटवीन हो गया आपका, ठीक है, और मैनी पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी के बीच में एग्जिट कर रहा है थर्ड पॉइंट सी, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं अनडिफाइंड टर्म्स हैं, जैसे, ठीक है, कि सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, एक तो ये हो गया आपका वर्ड, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, जो दूसरे वाला आपका दिया गया
कि जो 3 पॉइंट, एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि 3 पॉइंट जो है ना वो सेम लाइन में नहीं है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द पॉइंट्स आर इन द सेम प्लेन और नॉट, ये भी एक आपको मतलब डिफाइन करने की जरूरत है कि क्या वो पॉइंट एक ही प्लेन में है या नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नो इंफॉर्मेशन अबाउट आर इन सेम प्लेन और नॉट, ठीक है। जो पॉइंट दिए गए हैं 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, क्या वो सेम प्लेन में है या नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कि क्या ये कंसिस्टेंट हैं, जो पोस्टुलेट बोले गए हैं फर्स्ट और सेकंड, क्या ये कंसिस्टेंट है। तो मैंने कंसिस्टेंट का बताया, देखो अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अगर ये बताता है तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। तो अगर आप स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ें तो फर्स्ट क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। आपके पास देखो, सॉरी फर्स्ट ये कहता है कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, आपके पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए और बी, तो देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी, यहां पर एक तीसरा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर ले लिया आपने, ठीक है, पॉइंट सी, यस ये तो ट्रू है, ठीक है। एक पॉइंट जरूर होगा इसके अंदर बीचों बीच, है ना, जो ए और बी के बीच में होगा। दूसरा क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देखो बात यही कह रहा है, यहां पर भी 3 पॉइंट है, लेकिन ये तीनों पॉइंट क्या है कि स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, सी इसके बीच में है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या बोला गया है कि अगर यहां पर 3 पॉइंट इस तरह से हैं, ए बी और एक सी पॉइंट बाहर ले लिया आपने, ठीक है, जो कि एक सेम लाइन पर नहीं है। अब आप देखो लाइन अगर ए बी को ज्वाइन करेंगे तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, दोनों केस ट्रू हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, नो दे डोंट, दोनों ही यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, है ना, दे डोंट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, ठीक है। ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये किसको फॉलो करते हैं, यूक्लिड एक्सियम को, दे फॉलो द एक्सियम, ठीक है। तो ये जो है ना जो आपके यूक्लिड जो पोस्टुलेट है उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये बस यूक्लिड एक्सियम को फॉलो करेगा, और वो एक्सियम कौन सा है जिसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो एक्सियम है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्या दिया गया है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है, देयर इज अ यूनिक लाइन, यहां पर एक यूनिक लाइन होगी, यूनिक मतलब केवल एक ही लाइन होगी, दैट पासेज थ्रू देम, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सियम है ना, ये इसको फॉलो करता है, ये दोनों पोस्टुलेट जो मैंने फर्स्ट और सेकंड डिफाइन करे हैं, ये दोनों पोस्टुलेट इसको ही आपका फॉलो करता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर एक पॉइंट सी लाई करता है सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेनिंग बाय ड्रॉइंग द फिगर। आपको ये एक्सप्लेन करना है और फिगर बना के एक्सप्लेन करना है,
ये फिगर बना के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि एक पॉइंट सी है जो कि दो पॉइंट ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, किस तरह से लाई कर रहा है कि ए सी और बी सी इक्वल है, तब आपको ये कंडीशन दिखानी है कि ए सी होगा 1/2 ए बी के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट, क्या गिवन है, ए बी ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं यहां पर। ए और बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है आपके, और सी जो है इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है, सी पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। ठीक है, और दिखाना क्या है कि आपको ए सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी, ये आपको शो करना है। तो प्रूफ देखो, वी हैव, हम क्या रखते हैं, ए सी इक्वल्स टू बी सी हमने रखा वैल्यू जो गिवन था हमें। ठीक है, अब हम इन दोनों साइड क्या ऐड कर देते हैं, ए सी ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन में दोनों साइड ए सी ऐड कर देता हूं। तो ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2AC, और ये कितना बन गया, ये एज इट इज, अगर आप यहां देखें AC प्लस BC, तो ये तो दोनों मिलकर AB बन जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ये आपका AB बन जाएगा। इस 2 को इधर ले आओ। ठीक है, सो AC इक्वल्स टू 1/2 AB, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये, और हमने देखो दोनों साइड ऐड किया है, ये यूक्लिड एक्सियम है कि इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स, अगर इक्वल ऐड करें इक्वल्स में तो होल आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइव कहता है क्वेश्चन नंबर, देखो इन क्वेश्चन 4, अभी जो क्वेश्चन 4 किया हमने, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट, जो पॉइंट सी है वो क्या मिड पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट ए बी का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो मुझे यहां प्रूव करना है कि जो जितनी भी लाइन सेगमेंट होती है ना, उनका केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो देखो ये इसकी फिगर बना लेते हैं पहले। ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो लेट ए बी द लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एंड हम यहां पर एज्यूम क्या कर रहे हैं, पी एंड क्यू, दो पॉइंट ले लिए हमने, आर टू डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट, टू डिफरेंट मिड पॉइंट्स ऑफ एपी। एक तो पॉइंट आपने ले लिया यहां पर P और एक पॉइंट ले लिया Q, कि ये दो अलग अलग मिड पॉइंट हैं इस लाइन सेगमेंट के। ठीक है, हम ये लेकर चल रहे हैं इसमें। तो देखो जब P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी हैं, ठीक है, सिंस P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जब ये ए बी के मिड पॉइंट है
तो जब हमें पता है मिड पॉइंट होता है तो क्या होगा कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ए पी किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा, एंड जब क्यू मिड पॉइंट है तो ए क्यू क्यू बी के इक्वल होगा। ठीक है, देखो हमने पहले पी मिड पॉइंट लिया तो इसका मतलब ए पी पी बी के इक्वल हो गया, फिर हमने क्यू मिड पॉइंट लिया तो ए क्यू क्यू बी के इक्वल हो गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया है। जब ये इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये कॉन्साइड भी करेंगे। कॉन्साइड मतलब लाइन सेगमेंट अगर आप पी बी और ए पी को ऐड करते हैं, ठीक है, ए पी प्लस पी बी, देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ए पी प्लस पी बी को तो अलग अलग लाइन सेगमेंट यहां पर रखेंगे तो ये पूरा कॉन्साइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्साइड विथ लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी के साथ कॉन्साइड हो गए। सिमिलरली जैसे हमने इसको दिखाया ऐसे क्यू के लिए दिखा देंगे इसको कि ए क्यू प्लस क्यू बी, तो ये भी तो कॉन्साइड करेगा ए बी को। ठीक है, क्लियर यहां तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ऐड करेंगे हम, एडिंग ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये होगी। ठीक है, तो एडिंग ए पी ऑन बोथ साइड। ठीक है, एडिंग ए पी ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड। तो जब हम ए पी दोनों साइड ऐड करते हैं, ए पी इधर भी ऐड करा और ए पी इधर भी ऐड कर देंगे, ए पी प्लस पी बी, तो ये कितना हो गया 2 ए पी, और ये हो गया ए पी और पी बी मिलकर क्या बना देंगे, इस वाली इक्वेशन से देखो ए बी इक्वल के ए बी के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है। ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली एडिंग, इस बार हम सेकंड में ऐड करेंगे ए क्यू। ठीक है, ए क्यू ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकंड। सो ए क्यू प्लस ए क्यू और ए क्यू प्लस क्यू बी, मैंने ए क्यू क्या है दोनों साइड ऐड कर दिया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में, तो ये आ गया आपका 2 ए क्यू इक्वल्स टू, देखो ये मिलकर क्या बन गया ए बी। इससे इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी, इक्वेशन 4। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से, सॉरी इसे थर्ड एंड फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, दो अलग अलग थिंग्स हैं जो कि सेम थिंग के इक्वल है, तो वे आपस में भी क्या होंगी इक्वल। तो 2 ए पी इक्वल्स टू 2 ए क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू 1 अनोदर। ठीक है, ये हमने एक्सएम पढ़ा है। 2 से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम यहां पर भी अब एक्सएम यूज कर सकते हैं क्या कि थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू 1 अनोदर। अगर दो डबल हैं तो वो आपस में भी क्या होंगी इक्वल होगी। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं
तो अब आप यहां से कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे, देखो एपी और ए क्यू, एपी और ए क्यू ये इक्वल आ रही हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल आ रही हैं। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब पी और क्यू दोनों पॉइंट एक ही हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट एक ही है, मतलब ये क्या है, कॉन्साइड है, ठीक है। अगर हम मैं ऐसे लिखता हूं ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट सेम होंगे, तो यानी कि जो हमने लेट किया था कि दोनों अलग अलग पॉइंट है, वो क्या है, हमारा कॉन्ट्रडिक्ट, जो हमारा अजम्पशन था वो क्या है, गलत था हमारा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सो पी एंड क्यू आर द सेम पॉइंट्स, ये दोनों सेम है, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या है, जो हम लेके चलते हैं ना वो लास्ट में जाके हमारा गलत हो जाता है, उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो हम सही लेके चले थे वो हम प्रूव कर देते हैं वो गलत है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्ट, और ये मेथड कहता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर assumption क्या assumption किया था हमने, that P and Q are two different point, यही तो हम क्या था हमने कि दोनों अलग अलग पॉइंट है, डिफरेंट मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, ठीक है। तो प्रूफ क्या होता है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ए सी इक्वल टू बी डी, देखो ये फिगर दी गई है, ठीक है, इसमें ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, तो आपको दिखाना है ए बी इक्वल टू सी डी दिखाना है। तो फिगर बना लेते हैं पहले, ये फिगर है ए और डी लाइन सेगमेंट है, यहां पर पॉइंट बी, यहां पर पॉइंट सी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन हमें, ए सी इक्वल टू बी डी, यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल है, यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है, ये और ये आपस में इक्वल है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये वाली लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है, ठीक है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो देखिए प्रूव कैसे करते हैं, वी हैव, जो हमें दिया गया है, स्टार्ट यहां से करते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी, ये दिया गया था। तो देखो ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर या फिर हम एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड से बी सी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, यहां से भी और यहां से भी। तो पहले तो इसको ब्रेक कर लो, ए सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ए सी है ए बी प्लस बी सी, ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ किससे मिलकर बनी है, एक तो ए बी से और दूसरा बी सी से, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। सिमिलरली देखो ये भी ऐसा, जो बी डी बना हुआ है वो बी सी प्लस सी डी से मिलकर बना है, तो बी सी प्लस सी डी से मिलकर बना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट बी सी ऑन
बोथ साइड, तो दोनों साइड से बी सी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी, बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। देखो मैंने दोनों साइड से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। और हमारा ये यूक्लिड एक्सियम भी है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। तो यहां देखो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो यहां पे लिख देंगे हम कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो बचेगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये कि y is axiom 5 in this list यूक्लिड एक्सियम्स। जो एक्सियम 5 है, यूक्लिड एक्सियम की जो लिस्ट है उसमें 5 एक्सियम है। कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर किया गया है, ठीक है। अच्छा इसमें दिया गया ब्रैकेट में कि नोट दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। एक्चुअली क्या है देखो, मोस्टली स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं कि एक्सियम 5 और पोस्टुलेट फिफ्थ दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो उसमें पहले ही इन्होंने बोल दिया कि आपको एक्सियम के बारे में बताना है, फिफ्थ एक्सियम के बारे में, ना कि फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पर देखो हम दो केस से करेंगे, ठीक है। कि अच्छा पहले तो एक्सियम 5 है क्या, उसको लिख दो। एक्सियम 5 तो स्टेट, एक्सियम 5 स्टेट दैट द होल is greater than the part, ठीक है। ये एक्सियम 5 है। क्वेश्चन में बोला था कि y एक्सियम 5, जो एक्सियम 5 है यूक्लिड की, वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। तो पहले तो मैं वो एक्सियम का स्टेटमेंट लिखूंगा, एक्सियम 5 है क्या, ठीक है। इसके बाद रीजन देते हैं क्यों उसको यूनिवर्सल कंसीडर किया गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि ये होल्ड करता है एनी फील्ड, सभी में ट्रू है ये, ठीक है। सभी फील्ड में ट्रू है, ये मैथमेटिक्स में नहीं है, ठीक है। जो जनरल सिचुएशन है वहां पर भी ये क्या होती है, ट्रू होती है। तो यहां पर हम इसको केस बना के करते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट लेट कर लेते हैं भाई, आपका x रिप्रेजेंट अ होल, होल माने एक कंप्लीट क्वांटिटी, होल क्वांटिटी, ठीक है। हमने होल क्वांटिटी लेट कर लिया x को, एंड ए बी सी आर पार्ट्स ऑफ इट, और ए बी सी इसके पार्ट्स हैं। तो जब मैं ये इसके पार्ट्स हैं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, x इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि हमेशा x ग्रेटर होगा इसके ईच पार्ट से, ठीक है। x ग्रेटर होगा a से भी, x ग्रेटर होगा b से भी, और x ग्रेटर होगा c के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। तो ये तो आपका मैथमेटिकली हो गया। अब जनरल सिचुएशन ले लेते हैं, केस सेकंड, कि कंसीडर करो कॉन्टिनेंट, लेट अस कंसीडर द कॉन्टिनेंट एशिया। हमने कॉन्टिनेंट कंसीडर किया, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, जिसमें बहुत सारे कंट्री मिलकर जो बनाती है उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं,
ठीक है, तो एशिया एक आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब एक यहां से कंसीडर कर लेते हैं कंट्री, सीडर द कंट्री ऑफ इंडिया। हमने इस कॉन्टिनेंट पे एक कंट्री कंसीडर करी इंडिया, ठीक है। तो देखो जब हमने बात करी कॉन्टिनेंट की, एशिया की, तो ये एक तरह से एशिया होगा कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इंडिया यहां पर एक कहीं कंट्री है इसी के अंदर। तो आप सिचुएशन में देख सकते हैं कि जो एशिया है वो इस छोटे से पार्ट से तो बड़ा है ही, ठीक है, लार्जर है ये। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ये ट्रू है ना। ऑल्दो जो है इंडिया इज ए पार्ट, कि इंडिया पार्ट है किसका, एशिया का। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया, ये तो पार्ट ही है एशिया का, तो ये तो ट्रू हो गया जनरल, ठीक है। तो एशिया इज लार्जर, जब पार्ट है इंडिया एशिया का तो एशिया लार्जर होगा देन इंडिया, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हमें क्या पता लगता है कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होल्ड करता है सभी फील्ड में, मैथमेटिक्स में भी और जनरल सिचुएशन में भी। ओके, थैंक यू।